हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं यहाँ पे प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रश्नों पे बात करूँगा। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से आया हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, बस क्वेश्चन जो है प्रस्तावना से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको आप रिवीजन कर लीजिए या फिर इसको देख के बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रस्तावना से संबंधित बात बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही व संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, सब पूछे हुए प्रश्न है इसमें, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप ऑप्शन देख लें और आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसकी वास्तविक स्थिति थी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। यह भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये यूपीएससी यानी आईएएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और इसका भी सही जवाब वही सेम होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ओके, यहाँ पे हम डिटेल बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है, ठीक है। जो भारतीय संविधान निर्माता थे, ठीक है, उनका मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है, ये आपको बताना है। ये रहे आपके ऑप्शन और इसका सही जवाब है उद्देशिका, ठीक है। उद्देशिका में उनके मत प्रतिबिंबित होते हैं। ओके, नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का की बात की गई है और उसी क्रम में यहाँ पे उल्लेख है, ठीक है। तो ये रहे आपके ऑप्शन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें आपको 3 प्रकार के न्याय मिलेंगे, ठीक है। 3 प्रकार के न्याय मिलेंगे, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 1 भ्रातृत्व की भावना वाला। तो 3, 5, 2, 1 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था और इससे संबंधित कई टाइप के प्रश्न बनते हैं, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। और इससे संबंधित प्रश्न और पूछता है कि इसमें से एक शब्द दे देगा, ओके, और पूछ देगा कि कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था जब संविधान लागू हुआ था, जब प्रस्तावना आई थी, ठीक है। क्योंकि इसको तो 1976 में जोड़ा गया था और प्रस्तावना आपका 1950 के आसपास की है, ठीक है। संविधान लागू हुआ था 1950 के आसपास, तो ये 1976 में जोड़ा गया था, ये 1950। तो पूछेगा निम्नलिखित में से क्या नहीं थी, इसमें से एक शब्द दे देगा आपको, ठीक है। देखिए जैसे ओके, ये प्रश्न पूछा था कि कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो बंधुत्व तो था, संप्रभु भी था, समानता भी था। ये देखिए इसमें से अखंडता शब्द को यहाँ पे उठा के दे दिया है, अखंडता सम्मिलित नहीं था क्योंकि ये 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट एक और प्रश्न इससे संबंधित है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो वही देखिए समाजवादी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं थे क्योंकि अभी मैं बताया कि इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 जोड़ा जोड़ा गया था। इसी तरह से प्रश्न तोड़ मरोड़ के एक ही बार पूछता रहता है, अगर प्रस्तावना से कोई भी प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। तो इसको आप रिवीजन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, ये शब्द जोड़ा गया था, ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द को। तो नेक्स्ट, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और दिए गए कोट, ये कोट इसको बोलते हैं, कोट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ऑप्शन है आपके, क्या पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव था यानी उद्देश्य जो प्रस्ताव था उसके तहत उद्देशिका बना था, ये पूछ रहा है कौन कौन सही है, ठीक है। तो ये सही है, पहला आपका ऑप्शन सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। तो क्या ये ऑप्शन सही है, तो ये भी सही है। इसकी प्रकृति जो है वो जस्टिसेबल नहीं है यानी कि न्याय योग्य नहीं है।
ओके, तो क्या पूछ रहा है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि इसका संशोधन किया जा सकता है और 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये संशोधन हुआ भी था और 3 शब्द जोड़े भी गए थे, अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, चौथा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है। ओके, तो इसका सही जवाब हो गया 1, 2 और 4। ओके, 3 इसका सही जवाब नहीं होगा क्योंकि इसमें संशोधन किया जा सकता है। ओके, आइए देख लेते, देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976, ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। ओके, ये आपके ऑप्शन है, यह लागू किया जा सकता है, या यह लागू नहीं किया जा सकता, यह विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका विधिक स्वरूप देखें तो ये है कि यह लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, आइए देख लेते हैं, क्योंकि उद्देशिका का जो काम है, अगर कहीं डिकोड करते हुए, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय अगर संविधान को परिभाषित कर रही है तो उसमें जो भ्रम की स्थिति है उसे दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, भारत के संविधान के आमुख या आमुख को ही प्रस्तावना कहते हैं, का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है, ये प्रश्न है आपका। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सभी चारों। ठीक है, तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसका लक्ष्य ये है कि उसके सभी नागरिकों में सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जाए, उनके लिए विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, उनके लिए अवसर की समानता हो और व्यक्ति की प्रतिष्ठा हो, तो सभी चारों। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है। क्या ये सार्वभौमिकतावाद है, या समष्टिवाद है, या फिर समाजवाद है, या अंतःक्रियावाद है। तो इसका सही जवाब है सार्वभौमिकतावाद। ओके, नेक्स्ट देखिए यूपीपीएससी 2021 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है संघीय क्षेत्र, क्योंकि ये शब्द भारतीय जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें ये उल्लेखित नहीं है। संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक और पंथनिरपेक्ष ये देखने को मिल जाएगा आपको। ओके, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा विश्वास की स्वतंत्रता का वर्णन है, विचार की स्वतंत्रता का वर्णन है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का वर्णन है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, लेकिन स्वतंत्रता की बात, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। ये अगला प्रश्न आपका वही है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो धार्मिक न्याय नहीं उल्लेखित है। देखिए इधर आर्थिक न्याय उल्लेखित है, राजनीतिक न्याय उल्लेखित है, सामाजिक न्याय उल्लेखित है, लेकिन धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब होगा उद्देशिका। अगर इस तरह से पूछे कि भारतीय संविधान कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो इसका सही जवाब है उद्देशिका। ठीक है, लेकिन अगर पूछता है कि बी आर अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा माना है, तो उसका सही जवाब होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा माना है, अगर इनका नाम देकर पूछेगा तो। और भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा के एम मुंशी ने इसको राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। ठीक है, सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, 19 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर जी को की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। ओके, उसके बाद बी आर अम्बेडकर जी ने इसको एक पवित्र दस्तावेज कहा था प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया। ओके, ये सब ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये घोषित किया तो किस वाद में, बेरूबारीवाद में ऐसा किया सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, अगर वहीं पे हम बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ओके, वही बेरूबारी जब ये अभी हम देखें 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि इसका संविधान का अंग नहीं है उद्देशिका। ठीक है, लेकिन फिर धारणा बनाए बम्बई वाले वाद में कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ओके,
और फिर क्या किए ये केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना 1973 में अपना मत पलटते हुए कह दिया कि उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया जाए। ठीक है, पहले ये था नहीं है, फिर धारणा बनाया कि हाँ हो सकता है, फिर ये कहा कि हाँ उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया जाए। ठीक है, ये केशवानंद भारती केस में है। आइए नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उसको देख लेते हैं ऐसे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, किस में की गई है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा है उसकी व्याख्या आपको मूल अधिकार में मिलेगा। ठीक है, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलेगा। ओके, और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और भारत के संविधान के उद्देश्य में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? तो ये 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था है। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है आपको आर्थिक न्याय उद्देशिका में भी मिलेगा और डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलेगा। ठीक है, ये देखिए एक यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधि प्रभाव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न इतना ही था, प्रस्तावना से संबंधित इतना ही प्रश्न था। ठीक है, अगर आप इसको बार बार रिवीजन कर लेते हैं इस प्रश्न को, तो अगर प्रस्तावना से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो यहीं से आएगा। ठीक है, आपको बस इसको बार बार रिवीजन करना है। थैंक यू।